नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी साहित्य जगत के आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी द्वारा जो रचित कहानियाँ थी और उनके द्वारा जो रचा गया पहला उपन्यास, आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, इस पर हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम उनके अन्य उपन्यासों की भी बात करते हैं। पहला उपन्यास मैला आंचल जिस आंचलिकता को लेकर के आगे बढ़ा और हिंदी साहित्य में एक नवीन विधा के रूप में विकसित हुआ, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक अन्य आंचलिक उपन्यास की रचना की, परती परी कथा, जो 1957 में रचित रहा। इसमें भी पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। आजादी के बाद गांवों में टूटते बिखरते सामंती अवशेषों और उनके बीच से उभरते नवीन जनवादी मूल्यों को स्वर देने का प्रयत्न इसमें किया गया है। मूलतः आजादी के बाद जो रचना है, जो उपन्यासकार हैं, वो शहरों की समस्या पर बात अधिक करते हैं। जैनेन्द्र को देखिए, अज्ञे तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रहे, नई कहानी के कहानीकार या उपन्यासकार परवर्ती स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासकार, वे शहरों की समस्याओं को, महानगरों की समस्याओं को, स्त्रियों की समस्याओं को, फिर आगे चल कर के कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को, स्त्री विमर्श को, दलित विमर्श आदि को लेकर के साहित्य की रचना करते हैं। और उनके द्वारा अधिकांशतः जो उपन्यासकार हैं, वह अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, अपने घर में बैठ कर के और नगर की समस्याओं की चर्चा करते हैं। पर रेणु ने जो रचना की, चाहे भी उन्होंने कहानियों की रचना की, चाहे उपन्यासों की रचना की, वे उनका स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ था। वे उनके अपने अनुभव थे। पूर्णिया जिले में रहे, वहीं बसे और गांव की समस्याओं को प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया और उन्हीं को ही अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। तो स्वतंत्रता से पूर्व एक ही लक्ष्य था, आजादी को प्राप्त करना। तो पूरा देश, पूरे युवक युवतियां, स्त्री पुरुष सभी का एक ही लक्ष्य था। और उस लक्ष्य की जब प्राप्ति हो गई, जब आजादी प्राप्त हो गई और उसके पश्चात स्थिति में जब परिवर्तन नहीं आया, जब भूखमरी बढ़ने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो स्वप्न भंग भी हुआ। तो और सामंतीय व्यवस्था जो पहले से ही चली आ रही थी, जो अवशेष मात्र में भी रह गई थी, पर गांवों में अभी भी उस सामंती अवस्था के अवशेष बचे हुए थे। तो उन अवशेषों में से और उनके बीच से उभरते हुए नवीन जनवादी मूल्यों को स्वर देने का प्रयत्न किया है। इस उपन्यास का जो नायक है, वो अपने पिता के सामंतीय मूल्यों के विरोध में उसका प्रति विद्रोह करता है और जनवादी मूल्यों की स्थापना करता है। क्योंकि स्वयं रेणु जी जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित थे, सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो उसका प्रभाव उनके लेखन में भी दिखाई दिया। इसी तरह से इन्होंने एक अन्य उपन्यास की रचना की 1962 में, जो प्रकाशित हुआ, दीर्घ तपा। इस उपन्यास में वे बड़े बड़े शहरों में सफेद पोशों द्वारा रुपया कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो रूप व्यापार किया जाता है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किस तरह से स्त्रियों का शोषण किया जाता है, और एक नई व्यवस्था प्रारंभ हो गई रूप व्यापार की, उसका पर्दाफाश करते हैं कि किस तरह से रईस लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम वासना की पूर्ति के लिए रूप व्यवहार कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश इस उपन्यास में करते हैं। इसी तरह से एक और इनका उपन्यास था 1966 में रचित है, कितने चौराहे।
मित्रों, एक बात और बताना चाहेंगे, जो आंचलिक उपन्यास को लेकर के रेणु जी मैला अंचल और परती परिकथा की बात करते हैं, पर उनके परवर्ती उपन्यासों में हमें वे आंचलिकता धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देती है। फिर वे दूसरी समस्याओं की ओर, राजनीति से प्रेरित होकर के, समाज की समस्याओं को लेकर के, शहरों की समस्याओं को लेकर के उनका वर्णन करते हैं। और जैसे अभी हमने दीर्घ तपा उपन्यास की बात की, और ये कितने चौराहे उपन्यास, इस उपन्यास पर तो भारत छोड़ो जो गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया था उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। स्वतंत्रता के लिए युवकों द्वारा जो बलिदान किया गया उसका वर्णन है। और इस उपन्यास के मुख पृष्ठ पर ही लिखा गया है कि किशोर पाठकों के लिए जीवन का जयगान करता उपन्यास। तो इस तरह से युवकों को प्रेरित करने के लिए कितने चौराहे, इस नाम से इन्होंने उपन्यास की रचना की। इसी तरह से इनका एक अन्य उपन्यास है जुलूस, जो 1975 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में पूर्वी बंगाल के आए शरणार्थियों की समस्याओं का चित्रण है। उन शरणार्थियों की समस्याओं का तो चित्रण किया ही, पर बिहार के माध्यम से समूचे देश की राजनीतिक विकृतियों का चित्रण रेणु जी इस उपन्यास के माध्यम से करते हैं। केवल बिहार राज्य ही इस राजनीतिक विकृतियों का शिकार नहीं है, पूरे देश में किस तरह से नेताओं के कारण विकृतियां आई उसका एक स्पष्ट चित्रण वे इस उपन्यास में करते हैं। ऐसे ही एक और इनका उपन्यास है पलटू बाबू रोड, जो 1979 में 1979 में प्रकाशित हुआ। और इस उपन्यास में वे कांग्रेसी शासन में फैलते भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। ये 1979 में प्रकाशित हुआ। 1953 में रेणु जी ने राजनीति से मुंह मोड़ लिया था। वे उसके बाद साहित्य की दिशा में मुड़ जाते हैं, साहित्य रचना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और फिर एक लंबा समय तक वे राजनीति से दूर रहते हैं। परंतु जब देश में आपातकाल आया 1977 में, ये पुनः राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। और फिर कांग्रेसी शासन में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उसको उजागर करते हुए 1979 में ये इनका उपन्यास प्रकाशित है। उपन्यास लिखा तो पहले गया था, इनकी मृत्यु 1977 में हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से रेणु जी ने आंचलिक उपन्यासों की भी रचना की, सामाजिक समस्याओं को उठाते हुए, राजनीतिक समस्याओं को उठाते हुए, राजनीति के क्षेत्र में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको उजागर करते हुए अनेक उपन्यासों की रचना की। फणीश्वरनाथ रेणु जी एक प्रसिद्ध कथाकार के रूप में तो अपनी पहचान बनाई ही, इसके साथ ही साथ वे कुशल पत्रकार भी रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और गद्य के क्षेत्र में साहित्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये 4 प्रमुख विधाएं तो थी ही, इसके अलावा अन्य गद्य विधाओं का भी उद्भव हुआ। भारतेंदु काल में, द्विवेदी काल में अन्य साहित्यिक गद्य विधाएं भी जन्म ली, जिनमें यात्रा वृतांत, रिपोर्तास, रेखा चित्र, संस्मरण आदि थे, डायरी आदि थे। तो रेणु जी ने भी रिपोर्तास की रचना की। प्रारंभिक रिपोर्तास लेखकों में रेणु जी का भी नाम आता है। रिपोर्तास मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट से रिपोर्तास बना, पर रिपोर्ट जो सरकारी कार्यालयों आदि में जो रिपोर्ट लिखी जाती है या पत्रकारिता के क्षेत्र में संवाददाताओं के द्वारा जिस प्रकार से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, रिपोर्तास उससे भिन्न होता है। रिपोर्ट में घटनाओं का लेखा जोखा मात्र होता है, वहाँ केवल तथ्यात्मकता होती है।
पर रिपोर्टाज में साहित्यकार अपनी साहित्यिक प्रतिभा का, अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए मूल घटना को मार्मिकता प्रदान करता है, उसे भावुकता प्रदान करता है, उसे कलात्मक बना देता है। तो हिंदी साहित्य जगत में रिपोर्टाज लेखन की भी एक परंपरा, सुदृढ़ परंपरा में मिलती है। और इन्होंने अपना रिपोर्टाज लेखन का जो कार्य है वे दिनमान पत्रिका से प्रारंभ किया। दिनमान पत्रिका में इनके 1945 से निरंतर रिपोर्टाज प्रकाशित होते रहे। अनेक रिपोर्टाज लिखे गए, कई रिपोर्टाज तो पत्र पत्रिकाओं में गुम हो गए, पर 2 इनके रिपोर्टाज के संकलन हैं जिनमें कुछ इनके रिपोर्टाज संकलित किए गए हैं। उनमें एक है 1978 में जो प्रकाशित हुआ, नेपाली क्रांति कथा। नेपाल में जिस तरह से राजशाही ने दमन किया हुआ था, जिस तरह से जनता का शोषण किया जा रहा था, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए इन्होंने नेपाली क्रांति में स्वयं भी सक्रिय भाग लिया था और उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी और अनेक रिपोर्टाज की रचना की थी जो तत्कालीन पत्रिका में निरंतर प्रकाशित होते रहे। इसी तरह से इनका एक दूसरा रिपोर्टाज संग्रह है ऋण जल धन जल, जो 1977 में प्रकाशित हुआ। 1966 के बिहार में जब भयंकर सूखा पड़ा और 1967 में जब पटना में विनाशकारी बाढ़ आई, तो इन अतिवृष्टि का और अनावृष्टि का, दोनों ही त्रासदियों का सजीव एवं मार्मिक चित्र, उसका एक भावपूर्ण अंकन हमें इनके रिपोर्टाज ऋण जल धन जल में मिलता है। इसमें इन्होंने तत्कालीन जो समाज की भयावह त्रासदी थी, किस तरह से उनका जीवन एक विसंगतियों से पूर्ण रहा, त्रासदी से पूर्ण रहा, किस तरह से बिहार के लोगों ने भयंकर सूखे में कितने कितने दिन बिना खाए, बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए, उसका एक साक्षात चित्र, एक सजीव और मार्मिक चित्र ऋण जल धन जल में के रिपोर्टाज में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही कोसी की जब बाढ़ आ जाती थी, तो कोसी नदी का जो भयावह बाढ़ के दृश्य और उसका प्रभाव किस तरह से पूरे पटना के पूर्णिया में पड़ता था, उसका भी एक सजीव अंकन प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से रेणु जी ने अनेक संस्मरणों की भी रचना की और इनके संस्मरण कुछ रिपोर्टाज की शैली में है, कुछ निबंध की भी शैली लिए हुए हैं। तो वो पूर्णतया संस्मरण भी हम उनको नहीं कह सकते, पूरी तरह निबंध भी नहीं कह सकते। वो संस्मरणात्मक निबंध, कहीं रिपोर्टाज की गंध लिए हुए, उसकी शैली को भी लिए हुए प्रस्तुत किए हुए, जिसमें है समय की शिला पर, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व, आत्म परिचय, ये इनके द्वारा रचित संस्मरण रहे। और रेणु की जितनी भी उपन्यास, कहानियां या रिपोर्टाज थे, संस्मरण थे, उन सब का संकलन करके रेणु रचनावली नाम से प्रकाशन हुआ और 5 भागों में ये प्रकाशित हुई। राजकमल प्रकाशन से इसका प्रकाशन किया गया था, वहाँ से ये प्रकाशित हुई है। और रेणु जी का जो समग्र साहित्य है वे इस रेणु रचनावली में हमें उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं उनकी रचनाओं की साहित्यगत विशेषताओं को लेकर के, कथ्य की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से। कथ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो रेणु जी ने सामाजिक समस्याओं और विद्रूपताओं का यथार्थ चित्रण किया है। वे कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित थे, सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, तो समाज की समस्याओं को उनका यथार्थ चित्रण करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और साथ ही रेणु जी स्थितियों को केवल देखकर ही नहीं,
अपितु महसूस करके उनका चित्रण करते हैं। वे जिस सामाजिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जिस सामाजिक समस्या को उठाते हैं, उसका तभी यथार्थ चित्रण हो सकता है जब रचनाकार उसे स्वयं अनुभव कर चुका हो, उसे स्वयं प्रत्यक्ष देख चुका हो, उसे महसूस कर चुका हो। तो चाहे उनका मैला अंचल उपन्यास देखें या परती परी कथा देखें या हम उनकी कहानियों आदि को देखें या राजनीतिक विद्रूपताओं की चर्चा जो उन्होंने कितने चौराहे उपन्यास में प्रस्तुत किया, वे स्वयं उनका भोगा हुआ यथार्थ था, उनका स्वयं महसूस किया गया था और उसे ही वे शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्थितियों को शब्दों में अंकित करने की रेणु जी की अद्भुत क्षमता है। चाहे वे किसी अंचल विशेष की स्थिति की बात कर रहे हैं, किसी पात्र विशेष की मनस्थिति की बात कर रहे हैं, किसी सामाजिक विद्रूपता की बात कर रहे हैं, तो उसका जो एक शब्द चित्र वे अंकित कर देते हैं, वे इनके अद्भुत कौशल का परिचायक है। ग्राम अंचल की उसको एक विशिष्ट ताजी और जीवंत अनुभूति लेकर के आने वाले रचनाकार हैं। इसीलिए इनके जो मैला अंचल उपन्यास है या परती पर कथा उपन्यास में, उनमें कोई नायक नायिका ना होकर के ग्राम अंचल विशेष ही नायक के रूप में आ गया है, वही उसका मूल कथ्य बन गया है। तो जो उस परिवेश की जो जीवंत अनुभूति थी, उसकी जो ताजगी थी, उसे वे उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इनकी इसी विशेषता को देखते हुए रघुवीर सहाय, जो हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कवि रहे, वे कहते हैं रेणु जी के बारे में कि वे जैसा सोचते थे वैसा ही बोलते भी थे, जैसा बोलते थे वैसा ही लिखते भी थे। ये है उनका भोगा हुआ यथार्थ, उनका स्वयं का अनुभव। जब उनके साहित्य को पढ़ेंगे तो लगेगा कि रेणु जी हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, बोल रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। उनके लेखन में अपूर्व वर्णन शक्ति भी है और साथ ही साथ पर्यवेक्षण दृष्टि भी। उनका देखने का नजरिया भी भिन्न रहा है। सभी रचनाकारों में यह नजरिया नहीं मिलता। वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को समाहित करने वाले रचनाकार थे। अतीत को भी ले रहे हैं, अतीत के संदर्भ को भी ले रहे हैं, उसको वर्तमान के संदर्भ में देखते हैं और उसका प्रभाव आगे चल कर के क्या होने वाला है। तो तीनों स्थितियों को एक साथ समाहित करके अपनी रचना करने वाले ये रचनाकार थे। इनके पास सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि थी। समाज को देखने का एक नजरिया भी भिन्न था। इसलिए इनकी शैली भी अद्भुत है और इनका कथ्य वर्ण्य विषय भी अद्भुत है। इसलिए जब इनकी रचना को पढ़ते हैं तो पाठक को लगता है बस यही था, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। वे पढ़ करके पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो जाता है। और यही बात रघुवीर सहाय जी ने भी कही। और अब हम बात करें मित्रों उनकी लेखन शैली को लेकर के, तो इन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठता कहीं नहीं है, कहीं अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करते हैं, कहीं वे नहीं दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा लेखक हूं या मैं बहुत बड़ा उपन्यासकार हूं। उनका मूल लक्ष्य अंचल विशेष की विशेषताओं को उभारना है, अंचल विशेष को जीवंत कर देना है। जो पाठक उस ग्रामांचल में गया नहीं है, वहां उसे साक्षात वहां तक पहुंचा देना, उनकी समस्याओं से रूबरू करा देना। और ये तभी संभव हो सकता था जब उसे आम बोलचाल की भाषा में लिखा जाए। तो पूर्णिया की, सहरसा की, अररिया जिलों के ग्रामीण अंचलों में जो बोले जाने वाले शब्द थे,
वे शब्द इन्होंने अपने उपन्यासों में अपनाए हैं, कहानियों में अपनाए हैं। कहानियों के जो पात्र हैं वे भी जिस तरह से आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे पूरा एक परिवेश यथार्थ रूप में चित्रित, एक स्वाभाविक रूप में चित्रित हो जाता है। तो आंचलिक शब्दों की अधिकता होने से अधिकांशतः जो उन जिलों से जुड़े हुए पाठक नहीं हैं, जो उस भाषा को नहीं जानते, जिससे परिचित नहीं है, उनको प्रारंभ में कठिनाई आती है। वह उन शब्दों के अर्थ समझने में उनको दिक्कत आती है। पर जैसे जैसे वे उस भाषा के तेवर से परिचित होने लगते हैं, जैसे जैसे उन आंचलिक शब्दों की गहराई को समझने लगते हैं, वैसे वैसे उनको उस कहानी में, उपन्यास में रस आने लगता है। और इस तरह से इन्होंने केवल गद्य के स्तर पर आंचलिक भाषा का प्रयोग नहीं किया, अपितु आंचलिक गीतों को भी, लोक गीतों को भी प्रस्तुत किया है और आंचलिक गीतों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत की है। उन जो लोक में एक मौखिक परंपरा के रूप में जो गीत प्रचलित थे, उन गीतों को अपनी साहित्यिक कृतियों में ला करके वे उन गीतों को एक राष्ट्रीय स्तर प्रदान करते हैं। और एक अनगढ़ भाषा जो एक बोली मात्र है, उस अनगढ़ भाषा को सुघड़ भाषा बनाने का श्रेय भी रेणु जी को जाता है। भाषा को देखते हुए कहीं नहीं लगता कि लेखक कुछ अपनी तरफ से कुछ जोड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वे उस भाषा को जी रहे हैं, वे भाषा स्वयं बोल रहे हैं और जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिखते चले जा रहे हैं। तो एक भाषा की जो अनगढ़ता है, जो एक स्वाभाविकता है, उसका जो एक सुघड़ रूप है, उसका जो एक अनगढ़ता का रूप है, एक सहजता का रूप है, वह हमें रेणु जी की कहानियों में, उपन्यासों में दिखाई देता है। और उस अनगढ़ता को कैसे सुघड़ता में एकदम परिवर्तित करते चले जाते हैं, ये इनकी शैली का वैशिष्ट्य है, उनके शिल्प का वैशिष्ट्य है। इसी तरह से अंचल विशेष के लोक गीतों को, लोक जीवन को, लोक संस्कृति को, लोक पर्वों का सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि लोक को महत्व दिया है, तो लोक को महत्व दे रहे हैं तो आंचलिक मुहावरों को लेते हैं, आंचलिक लोकोक्तियों को लेते हैं। अंचल विशेष में जो सूक्तियां सामान्य बोलचाल में प्रसिद्ध हो चुकी थी, उन सूक्तियों का प्रयोग करते हैं। गांवों में अक्सर देखा जाता है कि अपनी बात को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इन मुहावरों का, लोकोक्तियों का, सूक्तियों का प्रयोग रेणु जी अपनी कथा साहित्य में करते हैं और आंचलिक बिंबों से भाषा को एक संप्रेषणीयता भी प्रदान करते हैं। पूरे उनकी कहानियों में एक अंचल विशेष का एक बिंब प्रस्तुत हो जाता है। यहाँ तक कि रिपोर्टाज में भी जब वो कोसी नदी में बाढ़ आती है, उसकी जब भयावहता का चित्रण करते हैं, तो पूरा एक बिंब हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो एक शब्द चित्र प्रस्तुत करने में रेणु जी निपुण रहे। तो आंचलिक बिंबों के माध्यम से भाषा में संप्रेषणीयता का गुण लाने में भी रेणु जी कुशल रहे। तो इस तरह से मित्रों, हम देखते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य में गद्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया और केवल लेखन कार्य ही नहीं किया, अपितु परवर्ती साहित्यकारों के समक्ष एक आदर्श भी प्रस्तुत किया। रिपोर्टाज लेखन में रांगे राघव का जैसे तूफानों के बीच में रिपोर्टाज बड़ा प्रसिद्ध रहा, जिसमें बंगाल में आए बड़े उसके अकाल का एक सजीव चित्र, एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत हुआ। इसी तरह से इन्होंने बिहार के पटना के जो कोसी नदी में बाढ़ आई, जो वहाँ पर अकाल पड़ा,
उसका एक भयावह चित्र प्रस्तुत करते हैं, यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से कहानियों में भी, इनकी कहानियों में हम देखें तो पर्याप्त वैविध्य भी है, विषय की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से भी। इनकी कहानियों में जो स्त्री पात्र हैं, वे स्त्रियां केवल शोषित नहीं है, केवल दमित नहीं है, केवल वे स्त्रियां करुणा की पात्र नहीं है, अपितु वहां पर स्त्री विमर्श दिखाई देता है। आज से 75 साल पहले जब वो रचना कर रहे हैं, तो वहां आज जिस स्त्री विमर्श की बात की जाती है, वह स्त्री विमर्श का प्रारंभिक रूप हमें रेणु जी की कहानियों में दिखाई देता है। वे स्त्री सशक्त है, वे अन्याय के विरुद्ध आवाज भी उठाती हैं। दलित विमर्श को लेकर के, दलितों की समस्याओं को लेकर के रेणु जी अपनी लेखनी चलाते हैं। समाज में किस तरह से जातियां बटी हुई हैं, धर्म के नाम पर समाज में कैसे बंटवारा हुआ है, अनेक जातियों का, अनेक टोलों की बात करते हैं। पंचलैट ऊपर जो कहानी है, वहां भी ये बताते हैं कि एक महतो का टोला है, एक बामनों का टोला है, एक राजपूतों का टोला है। तो उनके टोले में, महतो के टोले में किसी को लालटेन जलानी नहीं आती है और दूसरे टोले वाले जलाते हैं, तो वो महतो टोले वाले दूसरे बामन टोला में जाकर के उन्हें लालटेन जलाने की बात नहीं कह सकते। तो कैसे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है, कैसे जातिगत भेदभाव है, उसको भी वे स्पष्ट चित्रित करते हैं। संवदीय कहानी में किस तरह से संबंधों में स्वार्थ हावी हो गया है, और वे स्त्री जो विधवा हो चुकी है, जिसके पति की मृत्यु हो गई है, और उसके अपने ही संबंधी उसकी संपत्ति को छीन कर ले जाते हैं, यहाँ तक कि उसके आभूषणों को भी, उसके वस्त्रों तक को ले जाते हैं। और वह स्त्री कैसे एक अभाव का जीवन जीने के लिए विवश हो जाती है, तो उसका एक पूरा शब्द चित्र, एक सजीव शब्द चित्र रेणु जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, संस्मरण लेखन के रूप में या रिपोर्टाज लेखन के रूप में अपनी एक विशेष पहचान रही है, और उन्होंने साहित्य जगत में हिंदी साहित्य को समृद्ध कराने में उनका योगदान रहा है। तो आज हमने मित्रों फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनकी साहित्यिक विशेषताओं की और साहित्यिक रचनाओं के विषय पर चर्चा की। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।